नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो आधुनिक सिद्धांतकारों का क्रम था, जो इनको हम आधुनिक सिद्धांतकार पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम हैबरमास पर चर्चा करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस में कहाँ हैबरमास की चर्चा की है। तो हमारी जो यूनिट एक का जो चौथा भाग है यानी 1.4 जो यूनिट है, इसमें हम ये हैबरमास है और हैबरमास के हम सारे पक्ष देख लेंगे जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही मैं आपको पियरे बोर्डू के बारे में बता चुका हूँ, मिशेल फूको के बारे में बता चुका हूँ, एंथनी गिडन्स के बारे में बता चुका हूँ। ना केवल इनके बारे में बता चुका हूँ बल्कि इन सिद्धांतकारों से अभी तक आए हुए सभी पिछले साल के पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ, यानी PYQs भी मैं आपको साथ ही साथ सॉल्व करवा चुका हूँ। यानी पियरे बोर्डू पर अभी तक आए हुए सारे प्रश्न हल हो चुके हैं, मिशेल फूको पर, एंथनी गिडन्स पर, और आज हैबरमास की बारी है। आज हैबरमास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हैबरमास को देखते हैं कि क्या है। हैबरमास जो है ये जर्मन के समाजशास्त्री हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं हैबरमास, ठीक है भाई। इसके साथ हैबरमास का जो जन्म है ये 1929 में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1998 में हुई। हैबरमास जो है ये आलोचनात्मक सिद्धांतकार हैं, यानी क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, यानी ये आलोचनात्मक थ्योरी का प्रतिपादन करते हैं। हैबरमास जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से ये जुड़े हुए हैं। इसके साथ हैबरमास को नव मार्क्सवादी की संज्ञा भी दी जाती है, नव मार्क्सवादी। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि नव मार्क्सवाद क्या है। तो जो हमारे हैबरमास हैं या हैबरमास जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक हैं, ये मार्क्सवाद की यानी मार्क्स की जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उस बुनियादी सिद्धांत में क्या करते हैं, उस बुनियादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं, या हम कहें कि उस बुनियादी सिद्धांत को सुधारने का काम करते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने केवल एक पक्षीय व्याख्या कर दी थी, अर्थव्यवस्था के आधार पर ही संपूर्ण समाज, सब स्ट्रक्चर के आधार पर सुपर स्ट्रक्चर को बता दी। लेकिन नव मार्क्सवादियों ने क्या किया, जो मार्क्स की कमियां थी उन मार्क्स की कमियों में सुधार लाने का प्रयास किया है। अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो इसलिए हैबरमास जर्मन के रहने वाले थे और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्हें आलोचनात्मक सिद्धांतकार की भी संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं हैबरमास के प्रमुख कार्य क्या है। तो हैबरमास की जो पहली पुस्तक है ये बैरी का स्क्वायर और IMP पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, अपनी इसी पुस्तक 1962 में जो ये पुस्तक आई थी, इसी में इन्होंने पब्लिक स्फीयर के बारे में बताया था, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगली इनकी जो पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में भी इन्होंने ज्ञान क्या है, साधन क्या है, इन सब पर चर्चा की है। अगली जो पुस्तक है IMP लगाइए इस पे, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट में जो हैबरमास है ये प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, जो हमारा पॉजिटिविस्टिक या जो पॉजिटिविज्म है उसकी ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। आपको याद रखना है कि जो हमारे हैबरमास हैं, हैबरमास हैबरमास ने कहा है कि जो प्रत्यक्षवादी नजरिया है या जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, यह न केवल भौतिक जगत की बल्कि हमारे सामाजिक विज्ञानों में भी सोचने की सीमा को सीमित कर देता है। कुल मिला के अगर प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार ही प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यक्षवादी जो सिद्धांत है उसका आलोचक कौन है, किसने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है, तो आपको आंसर लगाना है कार्ल मैनहीम। कार्ल सॉरी ये आपके जो हैं सिद्धांत, हैबरमास ने इसकी चर्चा की है। किसने? हैबरमास ने इसको आलोचना की है प्रत्यक्षवाद की। अब हैबरमास की अगर हम अगली पुस्तक देखें तो टू वर्ड्स आर रैशनल सोसाइटी, टू वर्ड्स आर रैशनल सोसाइटी पुस्तक भी किसकी है? हैबरमास की पुस्तक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी वैधता का संकट, तो वैधता के संकट की बात भी कौन करता है? वैधता के संकट की बात भी हैबरमास करते, हैबरमास करते। वो कालमैन ही मुझे दिमाग में आ गया था, तो वो उसको आप यहाँ पर बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि प्रत्यक्षवाद की आलोचना हैबरमास ने ही की है।
कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, लेकिन किसकी पुस्तक है? हैबरमास की। कभी भी कम्युनिकेशन आपको दिख जाए तो आपको हैबरमास लगाना है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो एक्शन है, इनकी पुस्तक 1981 में है। और कम्युनिकेशन एक्शन को हमारे जो हैबरमास हैं ये 4 भाग में बांटते हैं, TNDC। अभी मैं अंदर इसको बहुत विस्तृत बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की है, संचार क्रियाओं की बात की है। द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये भी हैबरमास की पुस्तक है। मोरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन, मोरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन भी हैबरमास की पुस्तक है। मेटाफिजिकल थिंकिंग्स, ये भी अपने हैबरमास की पुस्तक है। तो हैबरमास की कुछ हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ पर लिखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनको नोट्स बना लेना। अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर एक मैसेज करके या ग्रुप में जुड़कर आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया फोटो कॉपी इसकी निकलवा के अपना वीडियो के साथ 1-2 बार देख लो तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी और एग्जाम आप बड़े आराम से पास कर लें। तो अभी हमने हैबरमास की सारी पुस्तकें देख ली हैं। अब हम हैबरमास की जितनी भी अवधारणाएं हैं इनको देख लेते हैं। हैबरमास कौन कौन सी अवधारणाओं की बात करते हैं? तो हैबरमास ने पब्लिक स्फीयर की बात की है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात की है। तो अपन देखते हैं पब्लिक स्फीयर क्या होता है। हैबरमास इमेंसिपेशन की बात करते हैं, यानी मुक्ति के द्वार। क्या? मुक्ति के द्वार की बात करते हैं। मुक्ति किस प्रकार मिले व्यक्ति को, क्योंकि अपने पूरे लेखनी में कार्ल मार्क्स भी श्रमिक वर्ग के एमेंसिपेशन, मुक्ति के द्वारा मुक्ति की बात करते रहे। तो इसी विचार को हैबरमास ने भी आगे बढ़ाया। बस उन्होंने क्या है, वर्ग संघर्ष की जगह हैबरमास ने कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था को, या संचार जो चीजें हैं, संचार है, हमारी भाषा है, क्रिया है, इसको ज्यादा महत्व दिया है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में हैबरमास ने 4 प्रकार की कम्युनिकेटिव एक्शन बताई है। एक टेलियोलॉजिकल है और दूसरा टेलियोलॉजिकल मतलब साधनात्मक क्रिया, नॉर्मेटिव यानी नैमिक क्रिया, ड्रामेटोलॉजिकल यानी आपकी जो ड्रामेटोलॉजिकल का हिंदी वर्ड से मुझे अभी थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है, ड्रामेटोलॉजिकल इन्होंने एक्शन बताया है, और कम्युनिकेटिव एक्शन की भी बात ये करते हैं। इसके साथ हैबरमास देखें तो इन्होंने लाइफ वर्ड की बात की है, जीवन विश्व की बात की है। क्या है? जीवन जगत या जीवन विश्व की बात की है। ये रैशनैलिटी की बात करते हैं हैबरमास के, रैशनल, क्योंकि हैबरमास से ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और कम्युनिकेशन की तो इन्होंने बात की है, कम्युनिकेशन कैसे डोमिनेशन का काम करता है, प्रभुत्व का काम करता है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट जो PDF है उसमें हम इन सबको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। कम्युनिकेशन एंड चेंज की इन्होंने बात की है, कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी की बात की है, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की बात की है, पब्लिक स्फीयर की तो अपन लोग बात करके आई हैं। आइडियल स्पीच कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडियल स्पीच कम्युनिटी की भी हैबरमास बात करते हैं। और हैबरमास ने ये 4 प्रकार के क्या बताए हैं, समाज बताए हैं। प्रीमेटिव सोसाइटी, आदिम समाज, परंपरागत समाज, और पूंजीवादी समाज, और उत्तर पूंजीवादी समाज। तो हैबरमास ने 4 प्रकार की क्या बात की है, 4 प्रकार के समाज या सोसाइटी की बात की। तो यहाँ पर हमने अभी हैबरमास का केवल बताया कहाँ जन्म हुआ। तो हैबरमास का जन्म जर्मनी में हुआ। हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित थे। हैबरमास नव मार्क्सवादी हैं, इन्हें क्रिटिकल थ्योरिस्ट के वर्ग में शामिल किया जाता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। हैबरमास जो है वो कहते हैं कि आधुनिकता जो है वो एक अधूरा प्रोजेक्ट है। हैबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस, टुवर्ड अ रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, इन सब इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके साथ अगर हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो पब्लिक स्फीयर की बात की है, एमेंसिपेशन की बात की है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन को 4 प्रकार से बताया है, लाइफ वर्ड, रैशनैलिटी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड डोमिनेंट, ये सब चीजों की बात कौन करता है, हैबरमास करते हैं। अभी टेंशन नहीं लेना है, मैं एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा, बस आप गौर से सुनते रहें। ठीक है, हैबरमास से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा, बस आप एक बार पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर अच्छे से
सुने और हो सके तो नोट्स भी साथ में बनाएं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। हैबरमास का मैं बता के आया हूं, इनका जन्म 1929, मृत्यु इतने में हुई, और ये जर्मन के समाजशास्त्री थे। ये सारी किताबें बस वहां इंग्लिश में लिखी हैं और यहाँ हिंदी में लिखी हैं, कोई अंतर नहीं। ये कॉन्सेप्ट वहां मैं बता ही चुका हूं, वही चीजें सब यहाँ लिखी। अब हैबरमास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हैबरमास जो है वो एडोर्नो के शिष्य थे। हैबरमास किसके शिष्य थे? एडोर्नो के शिष्य थे। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हैबरमास पर प्रभाव किसका था? तो हैबरमास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो था इनके जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे होखैमर का इन पर प्रभाव था। एडोर्नो तो इनके गुरु ही थे, और मार्क्यूस का हैबरमास पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इसको हम लोग विवेचनात्मक सिद्धांतवेत्ताओं का समूह कहते हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, नव मार्क्सवादियों के समूह को। हैबरमास की जो अध्ययन पद्धति है, हैबरमास अपने अध्ययन पद्धति में प्रत्यक्षवाद की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। वो प्रत्यक्षवाद का समर्थन नहीं लेते हैं, और अपनी अध्ययन विधि में वो अल्फ्रेड स्विट्स का जो फिनोमेनोलॉजी है, इसका वो क्या करते हैं? समर्थन करते हैं या इसको प्रयोग करते हैं। हैबरमास ने अपनी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रत्यक्षवाद न केवल प्राकृतिक विज्ञान वरन सामाजिक दुनिया को समझने में भी हमारी क्षमताओं को सीमित करता है। यही बात मैं आपको ऊपर बता के आया। हैबरमास अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में निम्न विषयों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र पर का विश्लेषण किया कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, विज्ञानों के बारे में क्रिटिक्स ऑफ साइंस की बात की है उन्होंने, ठीक है, और लेजिटिमेशन क्राइसिस इन सोसाइटी यानी समाज में वैधीकरण के संकट को भी समझाया है। अब हम देखते हैं हैबरमास का पब्लिक स्फीयर क्या है। हैबरमास के पब्लिक स्फीयर से तात्पर्य है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, यह एक ऐसा सामाजिक जीवन है जहां लोग एकत्र होकर जन जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो हैबरमास कहते हैं पब्लिक स्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग एकत्र होते हैं और उनके जनजीवन की जो समस्याएं हैं अपना वाद विवाद करते हैं, विमर्श करते हैं। यह एक प्रकार से जनता की अदालत है। यह एक प्रकार से क्या है? जनता की अदालत है। यहाँ लोग जन समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं, और पब्लिक स्फीयर में बिल्कुल भी जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्रीयता इन सब के आधार पर अब व्यक्ति इन सब की इस जो पब्लिक स्फीयर क्षेत्र है पर जाति धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं रहता। यहाँ तो व्यक्ति केवल अपने उद्धारण की, अपने इमेंसिपेशन की बात करता है। तो हैबरमास ने कहा है सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब ऐसे क्षेत्र से है जहां पर लोग कलेक्ट होते हैं और वो किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह या जो भाषा है, नस्ल है, धर्म है, पंथ है, विचारधारा है, मत, इसके आधार पर बटे हुए नहीं होते, बल्कि ये अपनी समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श करते हैं, और यह एक प्रकार की जनता की अदालत होती है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में कई प्रकार के आपके पब्लिक स्फीयर होते थे, और इन्हीं पब्लिक स्फीयरों को उदाहरण देते हुए हैबरमास ने कॉफी हाउस की बात की है, क्लब की बात की है, ये सब पब्लिक स्फीयर है। रेस्तरा और बचनालय आदि को इसमें शामिल किया है। तो पब्लिक स्फीयर क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पब्लिक स्फीयर का तात्पर्य है हैबरमास के अनुसार कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं हैबरमास की जो ज्ञान और विज्ञान की विवेचना है उसमें। हैबरमास अपने ज्ञान और विज्ञान की जो विवेचना है वो अपनी पुस्तक ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज 1965 और द नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट में करते हैं। हैबरमास ने 3 प्रकार के ज्ञान की कोटियां बताई हैं। कितने प्रकार की? बहुत याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। मैं इतना फिल्टर करके आपको कंटेंट उपलब्ध कराता हूं, बहुत ज्यादा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हैबरमास ने 3 प्रकार के ज्ञान की कोटियों की बात की है और कहा है जो पहले प्रकार का ज्ञान है वो हमारा अनुभविक ज्ञान है, और इस एम्पेरिकल और एनालिटिकल नॉलेज के माध्यम से हम भौतिक जगत के तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं या भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो हैबरमास ने एम्पेरिकल नॉलेज की बात की है, यानी अनुभविक ज्ञान की बात।
हैबरमास हमारे ऐतिहासिक ज्ञान की बात करते हैं, हिस्टोरिकल ज्ञान की बात करते हैं, और इस हिस्टोरिकल ज्ञान के माध्यम से हम सामाजिक जगत को ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेजों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यानी ऐतिहासिक नॉलेज के आधार पर हम क्या है, सामाजिक जगत को इतिहास के दस्तावेजों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। और फिर वो लास्ट में एक और ज्ञान की बात करते हैं, विवेचनात्मक, क्रिटिकल नॉलेज। इस क्रिटिकल नॉलेज से क्या होता है कि मनुष्य की चेतना पर पड़ने वाले दबावों को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो हैबरमास अनुभविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान और विवेचनात्मक ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ। हैबरमास कहते हैं कि जो आपकी ये ज्ञान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ज्ञान को आप क्यों प्राप्त करते हो, क्योंकि आपके कुछ हित हैं और इन हितों की पूर्ति के लिए आप विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हो। कहते हैं जो आपका अनुभविक ज्ञान है, इस अनुभविक ज्ञान के लिए आप अपने तकनीकी इंटरेस्ट को पूरा करते हो, यानी पर्यावरण से अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए आप अनुभविक ज्ञान का प्रयोग करते हो। कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान यानी ऐतिहासिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज यानी दैनिक जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए आप ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग करते हो। और कहते हैं जो आपका क्रिटिकल नॉलेज है, क्रिटिकल नॉलेज आप व्यक्ति के अमानवीय दबावों से मुक्ति के लिए, यानी अपने शोषण से मुक्ति के लिए आप एमेंसिपेटरी इंटरेस्ट जो है, आप इसके लिए क्या करते हो, इसके लिए आप जो है वो क्रिटिकल नॉलेज को प्राप्त करते हो। तो उन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान की बात की है, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल, और कहा है कि ये ज्ञान आपके 3 प्रकार के साधन हितों को पूरा करता है, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित और मुक्ति का हित। ठीक है, और कहते हैं ये ज्ञान है जो हित है, आप इनको कुछ साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हो। यानी अनुभविक ज्ञान जो है वो आप क्या है, क्रियाकलाप के माध्यम से पूरा करते हो। आपका जो ऐतिहासिक ज्ञान है उसे आप भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हो, और जो आपका क्रिटिकल नॉलेज है, यानी जो मुक्ति का, आप मुक्ति से अपने आप को मुक्ति चाहते हो शोषण से, उसके लिए आप प्राधिकार को सहायता में लेते हो। अगर हम देखें हैबरमास ने जो ज्ञान बताए हैं, जो इंटरेस्ट, जो हित बताए और जो साधन बताए हैं, उनको एक तालिका में देखें तो वो अनुभविक ज्ञान की बात करते हैं, और इस अनुभविक ज्ञान को आप तकनीकी हितों को पूरा करने के लिए करते हो, और इसमें क्रियाकलाप और को शामिल करते हो साधन के रूप में। जब आप ऐतिहासिक ज्ञान की बात करते हो तो ऐतिहासिक ज्ञान में आप व्यवहारिक हितों को पूरा करते हो, रोजमर्रा की दुनिया को समझने में आप ऐतिहासिक ज्ञान का सहारा लेते हो, और इसमें भाषा आप साधन के रूप में प्रयोग करते हो। विवेचनात्मक ज्ञान है जो क्रिटिकल नॉलेज है, ये व्यक्ति के मुक्ति के द्वार खोलता है, और इसके लिए आप किसको साधन लेते हो, प्राधिकार को साधन लेते हो। तो हैबरमास ने 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के हित और 3 प्रकार के साधनों की बात की है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है हैबरमास का, वो वैधता के संकट की बात करते। कहते समाज में आज वैधता का संकट है, और उनकी पुस्तक है द लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976। द लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976 में उन्होंने वैधता के संकट की बात की है, और कहा है कि यह वैधता का संकट क्यों आ रहा है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा राज्य में भूमिका बढ़ रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तथा राज्य का आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण समाज के पास वैधीकरण का संकट आ चुका है। तो देखो यहाँ पर वैधता का संकट है, और एक संकट की बात हमारे एंथनी गिडेंस ने भी कही है, एंथनी गिडेंस ने कही है। तो आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए कि ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी क्या होती है। ऑन्टोलॉजिकल यानी तात्विक सुरक्षा जो एंथनी गिडेंस ने बताई है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी क्या है आदमी। उसी से मिलता जुलता आप वैधता का संकट देखेंगे। वैधता के संकट के कुछ कारण बताए हैं। इन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक क्षेत्र जो था, पब्लिक स्फीयर था, ये पतन हो गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बहुत ज्यादा क्या है, भूमिका बढ़ गई है, तथा राज्य का आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया है, जिसके कारण समाज में वैधता का संकट उत्पन्न हुआ है। और यह वैधता का संकट है, एंथनी इस वैधता का संकट को हैबरमास 4 भागों में बांटते हैं। कहते हैं पहला जो हमारा वैधता का संकट है, यह हमारा आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है।
दूसरा जो है वो आपका विवेकीकरण का संकट है, यानी रैशनैलिटी, जो रैशनल क्राइसिस है, रैशनैलिटी की क्राइसिस है। और फिर कहते हैं तीसरा जो है वो अभिप्रेरणा का संकट है, यानी मोटिवेशन क्राइसिस है, मोटिवेशनल क्राइसिस है। और जो लास्ट है इसको कहते हैं वैधता का संकट है, यानी लेजिटिमेशन क्राइसिस की वो बात करते हैं। हैबरमास ने 4 प्रकार के संकटों की बात की है। हैबरमास आगे अपने जब सिद्धांतों को बढ़ाते हैं तो वो 4 प्रकार के संचार क्रियाओं की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, और इन 4 प्रकार की क्रियाओं को जब बताते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बताया है सो उद्देश्यपूर्ण क्रिया, यानी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, आपको याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो उनकी थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, यहां पर लिख लीजिए द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में हैबरमास 4 प्रकार के सामाजिक या हम 4 प्रकार के संचार क्रियाओं की बात करते हैं। सबसे पहली जो उनकी क्रिया है उसको वो कहते हैं टेलियोलॉजिकल एक्शन। और इस टेलियोलॉजिकल एक्शन का मतलब है कि व्यक्ति जब विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है अपनी क्रिया में, जब विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हो या विभिन्न साधनों को अपनाते हो तो हैबरमास इसको स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलो कि आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, आपके समाज में बहुत अच्छे नंबर आए, तो कुल आपकी क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, यानी आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जो आपकी टेलियोलॉजिकल एक्शन होती है इसमें बुद्धि संगतता भी शामिल होती है, इसमें बुद्धि संगतता को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी टेलियोलॉजिकल एक्शन। ये उनका तीसरा सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। आगे वो मानकीय क्रिया की बात करते हैं, नॉर्मेटिव रेगुलेटिंग एक्शन की बात करते हैं। कहते हैं जब आप नॉर्मेटिव रेगुलेटिंग एक्शन करते हो तो आप इसमें समाज या समूह के मूल्यों को ध्यान में रखते हो, समाज के मूल और समूहों को मानकीय क्रिया में ध्यान रखा जाता है। फिर वो कहते हैं कि एक अभिनव शास्त्रीय क्रिया है, और इस अभिनव शास्त्रीय क्रिया में एक व्यक्ति कुशल व्यवहार करता है, यानी स्किल्ड बिहेवियर करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा मूल्य युक्त क्रिया नहीं है, ये हमारी अभिनव शास्त्रीय क्रिया है। वो कहते हैं एक संचारात्मक क्रिया होती है, और संचारात्मक क्रिया उन व्यक्तियों के बीच में होती है जो समान भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक सी भाषा, जो भाषा के एकीकरण के सूत्र में बंधे होते हैं। तो ये हैबरमास ने 4 प्रकार की कम्युनिकेटिव एक्शन बताई है। इसको अगर आप ट्रिक में देखना चाहो तो TNDC, टी का मतलब है टेलियोलॉजिकल, एन का मतलब है नॉर्मेटिव, डी का मतलब है ड्रामेटोलॉजिकल, और सी का मतलब है कम्युनिकेटिव एक्शन। तो TNDC की बात हैबरमास करते हैं। अब हैबरमास की जो नेक्स्ट अवधारणा है इसमें वो लाइफ वर्ड की बात करते हैं कि लाइफ वर्ड क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी क्या है। कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, कई बार पूछा जाता है कि लाइफ वर्ड के 3 घटक, हैबरमास ने लाइफ वर्ड के 3 घटक बताए हैं, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में। संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में लाइफ वर्ड के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में किसने अंतर किया है, किसने अंतर किया है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व में लाइफ वर्ड के माध्यम से हैबरमास ने अंतर किया है। क्योंकि हैबरमास कहते हैं कि ये जो लाइफ वर्ड की अवधारणा है यह हमारी संस्कृति से बनी हुई है। देखो, यह हमारी संस्कृति से बनी हुई है, और रोजमर्रा की दुनिया के विश्लेषण में हैबरमास ने निम्न तरीके से बताए हैं कि निम्न तरीके से व्यक्ति क्रिया करता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को रोजमर्रा की दुनिया की, हाइलाइटर ले लेते हैं थोड़ा सा, कि लोगों को रोजमर्रा की दुनिया की सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान होता है, इसमें मूल्य होते हैं और बंधी बनाई भाषा होती है। बंधी बनाई भाषा, मूल्य और संस्कृति व्यक्ति का लाइफ वर्ड बनाते हैं।
कहते हैं यही जो लाइफ वर्ड है आपका, यही लाइफ वर्ड रोजमर्रा की दुनिया के साथ व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। आप बिल्कुल रोज ना कुछ समाज में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हो। आगे हैबरमास कहते हैं कि रोजमर्रा की दुनिया में लोग एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब भी लाइफ वर्ड का पार्ट है। तो हैबरमास ने लाइफ वर्ड में 3 घटक बताए हैं, व्यक्ति, समाज और संस्कृति में अंतर स्पष्ट किया है। और लाइफ वर्ड के लिए कहा है कि इसमें एक बंदी बनाई भाषा होती है, व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, और व्यक्ति इस दुनिया के साथ क्या है कि सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी करता है। तो यही हैबरमास का लाइफ वर्ड है। हैबरमास का अगला सिद्धांत अगर हम देखें तो हैबरमास संचार सिद्धांत की बात करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में। और हैबरमास ने कहा है, हैबरमास कार्ल मार्क्स के मुक्ति के प्रोजेक्ट को किसी ना किसी रूप में जीवित रखना चाहते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी चाहते थे कि पूंजीपतियों से सर्वहारा को क्या मिले, मुक्ति मिले। ये हर प्रकार के शोषण से उन्मूलन की बात हमारे हैबरमास भी करते हैं। इसीलिए हैबरमास ने समाज में जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो महिलावादी आंदोलन हो, चाहे वो पर्यावरणीय आंदोलन हो, चाहे वो धर्म या जाति के आधार पर आंदोलन हो, हर प्रकार के आंदोलनों की हैबरमास ने समर्थन किया है। और मुक्ति के द्वार को उन्होंने जो कार्ल मार्क्स का जो इमेंसिपेशन की थ्योरी थी, इसको ये जीवित रखना चाहते थे, इसको इन्होंने बनाए रखना। इसीलिए इन्होंने मार्क्स के प्रभाव की ओर संकेत, उस प्रभाव की ओर संकेत किया जिसमें अनुभाविकता की कमी है। बस इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत में जो अनुभाविकता की कमी थी, क्योंकि मार्क्स तो जो दिमाग में आता था वही लिख देता था, मार्क्स अनुभाविक चीजों के आधार पर अध्ययन नहीं किया, तो इन्होंने मार्क्स की अनुभाविकता की जो कमी थी उसको पूरा कर किसी ना किसी रूप में व्यक्ति के जो शोषण के विरुद्ध हमेशा जो इमेंसिपेशन के उन्मूलन की बात हैबरमास ने की है। ठीक है, ये आपका जो सामाजिक विकास का पुनर्वलोकन है, इसको आप खुद देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हैबरमास को हम देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि अब जो आज का समाज है, इस समाज में वर्ग जैसी कोई बात नहीं रही, अब वर्ग संघर्ष नहीं होगा। अब क्या है कि आप तो अपनी बातचीत करने के तरीके को बदल दीजिए तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा। इन्होंने कम्युनिकेशन को समाज में परिवर्तन का एक साधन माना है। इसीलिए हैबरमास कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत में संशोधन करते हैं, कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मार्क्स के इस नारे को हैबरमास ने विस्तृत किया और 2 बातें बताई, कहा है भाषा और संचार और कार्य और श्रम दोनों के सहारा लेकर आप समाज में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हो। हैबरमास ने कहा कि अगर आप अपने जो पब्लिक स्पेयर है, इस पब्लिक स्पेयर में जो आपका विकृत संवाद है, जो आप विकृत संवाद, आप बटे रहते हो, वास्तविक चेतना से दूर रहते हो, आप झूठी चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस में उलझे रहते हो, जो आपका डिस्ट्रॉयड जो कम्युनिकेशन है, अगर आप इस कम्युनिकेशन से अपने आप को अलग करो तो आप जो आपके लक्ष्य हैं, आपके मूल्य हैं और आपके महत्वता हैं, आप इनको बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हो। कुल मिलाकर हैबरमास किसी भी तरीके से वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते हैं और उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो तो समाज में परिवर्तन के लिए आप क्या करो कि आप अपनी भाषा को बदल दो। आप जो पब्लिक स्पेयर है, इस पब्लिक स्पेयर में आप छोटे छोटे जो चीजों पर बटे हो, इनसे अलग होकर, आप फॉल्स कॉन्शियसनेस से अलग होकर, आप डिस्ट्रॉयड जो कम्युनिकेशन है, आप इससे अलग होकर आप एक वास्तविक जो जनजीवन से जुड़े हुए हैं इन मुद्दों पर विमर्श करो। और इस विमर्श के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, एक आइडियल स्पीच कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हो, आदर्श कथन परिस्थिति का निर्माण कर सकते हो और इसी आदर्श कथन परिस्थिति के अनुसार समाज में परिवर्तन आ सकता है। आदर्श कथन परिस्थिति है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। आदर्श कथन परिस्थिति कोई गांव नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। यह तो क्या है कि लोग को एक निश्चित प्रकार की जो भाषा बोलते हैं, उन लोगों में आपस में जो बात करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया के दौरान जो लोग भागीदारी होते हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात यह एक प्रकार का समुदाय है, भाषाई समुदाय है, जिसमें क्या होता है कि लोग आपस में जुड़े होते हैं
और यह सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन पर क्या करते हैं, बात करते हैं और उनके बात के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का कार्य भी करते हैं। संचार व्यवस्था और समाज, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, वही सब चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही हैं, तो आप एक बार इसको खुद देख लीजिए। ये वाला मैं कोटेशन बता देता हूं, क्योंकि हैबरमास ने कहा है, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते थे कि अब तक का जो समाज है वो वर्ग संघर्ष का समाज है, और समाज में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हैबरमास ने इसको नकार दिया और उन्होंने कहा है कि वर्ग संघर्ष नहीं, आप अपने संवाद को बदल दीजिए, समाज में खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। और हैबरमास ने 4 प्रकार के समाजों की बात की है। एक आदिम समाज की बात की है उन्होंने, ठीक है, आदिम समाज यानी जिसमें नातेदारी प्रमुख हो। इसके बाद हैबरमास आपके परंपरागत समाज की बात करते हैं, हैबरमास आपके पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, और हैबरमास आपके उत्तर जो पूंजीवादी समाज है इसकी भी वो बात करते हैं। ठीक है, हैबरमास, ये सब मैं आपको बता के आया हूं कि हैबरमास कहते हैं कि अगर आपको समाज में परिवर्तन करना है तो अब वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है, अब आप तो केवल अपने आदर्श कथन परिस्थिति, आइडियल स्पीच कम्युनिटी, पब्लिक स्फीयर पर सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित बहस को प्रारंभ कर दीजिए, समाज में खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सब चीज टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। हैबरमास से जो महत्वपूर्ण कथन है उनको एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है। हैबरमास कहते हैं आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। हैबरमास ने क्या कहा है, आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। तो आपको याद रखना है, हैबरमास आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट बताते हैं। हैबरमास कहते हैं संचार क्रिया को बदल दीजिए, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। हैबरमास ने आगे कहा है कि मनुष्य की तर्क संगतता उसकी स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रभुत्व का एक साधन बन चुकी है। तो हैबरमास क्या कहते हैं कि मनुष्य की तर्क संगतता उसकी स्वतंत्रता का साधन नहीं बल्कि प्रभुत्व का एक साधन बन चुकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूंजीवादी समाज के क्या है, चाकर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूंजीवादी समाज के चाकर है। जीवन विश्व हमारी संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व से बना है। देखो मैं यही आपको अभी लिखवा के आया हूं जीवन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। आगे वो कहते हैं हैबरमास कि प्रत्यक्षवाद न केवल प्राकृतिक दुनिया बल्कि सामाजिक दुनिया में हमारी समझ को सीमित करता है। तो ये सारे कथन है, आप एक बार इनको देख लेना। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, हैबरमास से आए हुए अभी तक के सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें अभी क्या हुआ कि मैंने हैबरमास पर आपको सारे इनकी बुक बताई, ठीक है, हैबरमास की बुक बताई, हैबरमास के बारे में बताया, हैबरमास के कॉन्सेप्ट बता दी। अब अगर पूरे तरीके से, देखो आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है, अगर आपको पूरे तरीके से हैबरमास को समझना है तो इनके पिछले साल के प्रश्न को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हैबरमास पर अभी तक बने सारे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेते। चलो, हैबरमास आगे कहते हैं, या हैबरमास के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है हैबरमास के मार्क्सवाद के पुनर्निर्माण के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो अधिसंरचना की बजाय उद्देश्य, बिल्कुल उन्होंने उद्देश्य और विवेकपूर्ण कार्रवाई यानी कम्युनिकेटिव एक्शन की बात की है, इसकी भी वो बात करते हैं, अधिसंरचना के बजाय प्रतीकात्मक समझ और आत्मचिंतन की बात करते हैं। लेकिन हैबरमास ने वर्ग संघर्ष की बिल्कुल भी बात नहीं की। अभी मैं पढ़ा के आके, हैबरमास ने वर्ग संघर्ष की बात नहीं की है, वर्ग प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की। उन्होंने तो कहा है कि आप अपनी संचार व्यवस्था को बदल दीजिए, समाज में खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व, बस मिल गया ना, लाइफ वर्ड के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर किया है। अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया है। हैबरमास ने कितने प्रकार के संकटों की बात की है, तो हैबरमास ने 4 प्रकार के संकटों की बात की है। हैबरमास आर्थिक संकट की बात करते हैं, विवेकीकरण के संकट की बात करते हैं, वैधता के संकट की बात करते हैं, और आपके जो मोटिवेशनल है, जो अभिप्रेरणात्मक संकट है उसकी बात करते हैं। उन्होंने राजनीतिक संकट की बात नहीं की है, राजनीतिक संकट इसमें आ गया।
राजनीतिक संकट इसमें आ गया, इसमें आ गया, जिसमें नहीं आया वो आपका आंसर सही हो गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपना। भाई प्रकारात्मक जो है पॉजिटिविस्टिक की सबसे ज्यादा आलोचना किसने की? हैबरमास ने। तो बस अब क्या बताऊं, कितनी बार बोल के आया हूं कि कहते हैं आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, और हमारे जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद ने न केवल प्राकृतिक विज्ञानों को बल्कि सामाजिक विज्ञानों को भी समझने में हमारी क्या है, सोच को, हमारी सीमा को निर्धारित कर दिया है। हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से पूंजीवाद का एक रूप नहीं है। तो दोस्तों पूंजीवाद की अपनी अवधारणा में उदारवादी पूंजीवाद की बात करते हैं, संगठित पूंजीवाद की और उत्तर पूंजीवाद की बात करते हैं, लेकिन सूचना परक पूंजीवाद की वो बात नहीं करते। हैबरमास ने जीवन विश्व के उपनिवेश के उपनिवेश से क्या, उनके जीवन विश्व के उपनिवेश से क्या अभिप्राय है? तो वो जब अपने जीवन विश्व के उपनिवेश की बात करते हैं तो समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण को इसमें वो शामिल करते हैं। तो ये आपको बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली है कि अब कोई चीजें आपको टफ नहीं लगनी। आप एक दो बार और पढ़ेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये हैबरमास द्वारा स्पष्ट किए गए कार्यों को, जी हैबरमास ने क्या भाई क्या क्या किया है इनके। तो हैबरमास डीएनटीसी में आपको बता के आया हूँ, डीएनटीसी उन्होंने सौदेशपूर्ण रेगुलेटरिंग नाटकीय एंड अभिव्यंजन, तो इसकी बात की है तो वो क्लियर ही हो गया, इसमें दम नहीं थी। आधुनिकता एक अपूर्ण परियोजना है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जी हैबरमास। वैज्ञानिक ज्ञान की पहचान के लिए हैबरमास ने भाई अनुभाविक ज्ञान की बात की है, भाषाई ज्ञान की बात की है और आलोचनात्मक ज्ञान, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल, तीनों ज्ञानों की इन्होंने बात की है, यानी ए बी सी आंसर सही हो जाएगा। हैबरमास निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करते? हैबर आधुनिकता बिल्कुल समर्थन करते हैं, वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक बिल्कुल, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी नहीं, मानव द्वेषी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कोई भी सिद्धांत का, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आधुनिकता को असमाप्त परियोजना किसने कहा है? हैबरमास ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो रहा है ये, कि हैबरमास ने ज्ञान के भाई तो अनुभाविक ज्ञान की बात करते हैं, वो हर्म्यूनेटिक्स ज्ञान की बात करते हैं, आलोचनात्मक ज्ञान की वो बात करते हैं। तो अब आप उस आंसर में ला लेना, यानी जिसमें बी नहीं होगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी डी वाला सही होगा। हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाज में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किस रूप में है, किस रूप में कार्य करते हैं? तो उन्होंने कहा है कि यह एक आपके विचारधारा के रूप में कार्य करते हैं। हैबरमास के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान तकनीकी तार्किकता निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करते हैं? तो विचारधारा के रूप में कार्य करते हैं। व्याख्यात्मक पैटर्न जीवन जगत आ गया ना, किसके अनुसार? जीवन जगत। जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का संचार रूप से संप्रेषण और भाषाई। बस अब इतने शब्द मिल गए तो आप पहचान नहीं पाओगे क्या? बस इतना पढ़ चुके हो कि आराम से पहचान लोगे। निम्नलिखित में से कौन लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करता है? तो हमारे हैबरमास करते हैं। आदर्श कथन परिस्थिति आइडियल स्पीच कम्युनिटी की बात किसने की है? हैबरमास ने की है। लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात किसने की है? हैबरमास ने की है। कम्युनिकेटिव एक्शन की बात किसने की है? हैबरमास ने की है। मैक्स वेबर के विधिवाद को किसने आलोचना की है? हैबरमास ने आलोचना की है। देखो ये वाला प्रश्न मैं ऊपर सॉल्व करवा के आया हूं, तो आप देख लेना, इसमें कोई टफ नहीं, ये वाला भी ठीक है। ये नया प्रश्न है, इसको देखो कि आपकी सेक्सुअलिटी की बात मिशेल फूको करते हैं, जोखिम समाज की बात आपके उल्ड्रिच बेक करते हैं, ठीक है। संचरण जो है वो हैबरमास, कम्युनिकेशन की बात और अति यथार्थता हाइपर रियलिटी की बात आपके बॉडीलार्ड करते हैं। ये वाला प्रश्न मैं ऊपर आपको बता के आया हूं, तो इसमें यानी इसमें आपका डी वाला नहीं है, बाकी तीन सही है, तो आपको ये पता ही है। ये वाला भी मैं आपको ऊपर करा के आया हूं, ये वाला भी हो गया है। हाँ ये वाला भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, देखिएगा कि वो सूचना परक पूंजीवाद की बात नहीं करते हैं। ये हो ही गया था हमारा, ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। प्रकारवाद का समर्थन नहीं किया। स्ट्रक्चरल वाला इसको देख लो जरा। संरचनात्मक मार्क्सवादी अल्थ्यूजर हैं आपके। क्रिटिकल थ्योरिस्ट आपके कौन है? हैबरमास हो जाएंगे। नव मार्क्सवादी आपके कौन हो जाएंगे? जेफरी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। संरचनावादी कौन हो जाएंगे? एंथनी गिडेंस हो जाएंगे। चलो ये भी देखो। पेनोप्टिसिज्म में आपको बता के आया हूं, पेनोप्टी कौन कौन है? सर्वोसादरस हैबरमास।
पब्लिक स्पेयर, एंथोनी गिडेंस संरचनाकरण, जैक्स देरिडा पराकोणोत्तर। बड़े आसान आसान चीजें हैं। अभिव्यक्तिशील क्रिया आप कर ही लोगे। डीएनटीसी बस लगा लेना, तो डीएनटीसी से आपका ये वाला सही हो जाएगा, डीएनटीसी। ठीक है, तो इससे आप क्लियर हो जाएगा ये वाला। जीवन जगत, जीवन जगत आ गया, बस हैबरमास। चलो ये नया क्वेश्चन है, ये मतलब मैंने ऊपर सॉल्व नहीं करवाया इसको। देखो, हैबरमास ने समाज के 4 प्रकारों के संगठनों का विश्लेषण किया है, कौन सा गलत है, तो वो सामंतवादी की बात नहीं करते। ठीक है, ये आप कर ही लोगे, ये सब आसान है क्योंकि ये सब मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं। ठीक है, तो हैबरमास से आए हुए हमने सारे प्रश्न भी देख लिए और हैबरमास की सारी अवधारणाएं पढ़ ली। इसी क्रम में हम अब आपको एडवर्ड सईद और पढ़ा देंगे। देखते हैं थोड़ा हमारे सिलेबस में क्या क्या रह गया है कि आपका हैबरमास भी हो गया है, एंथोनी गिडेंस भी हो गया है, मिशेल फूको भी हो गया है, पियरे बोर्दू भी, एडवर्ड सईद और मिशेल आपके मैनुअल कैसल्स रह गए। तो ये आपके अगले 2 दिन में मैं पूरे करा दूंगा। आप इसको एंजॉय करें, नोट्स बनाएं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7905663628 पर आप हमें व्हाट्सएप करके हमारी ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जो गूगल मीट पे मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ही है। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी, पीजीटी, जितने भी सोशियोलॉजी के एग्जाम है उन सबके लिए बैच अलग अलग चल रहे हैं, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।